नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिता। आज इस बुलेटिन में बात होगी वक्फ बिल पर टकराव के रास्ते पर मोदी सरकार की, सोनिया गांधी के केंद्र पर तीखे आरोपों की। देखेंगे कैसे औरंगजेब मुद्दे पर बैकफुट पर आई महाराष्ट्र सरकार, वर्शिप एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट कब करेगा सुनवाई। देखेंगे पीएम मोदी का क्या हो सकता है रिटायरमेंट प्लान, और बुलेटिन के आखिर में बात करेंगे गाड़ियों के चालान पर नियम सख्त करने की चल रही तैयारी की। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। अमित शाह के बयान पर तेजस्वी यादव का हमला, आरजेडी नेता ने पूछा सवाल, 20 बरस से बिहार में क्या तालिबान की सरकार। शाह ने कहा था हमारी सरकार बनी तो बिहार में बाढ़ नियंत्रण पर करेंगे काम। अखिलेश यादव का योगी सरकार पर हमला, सपा सांसद बोले पुलिस ने मुझे ईदगाह जाने से रोका, दूसरे धर्म के कार्यक्रमों में शामिल नहीं होने देना चाहती है सरकार। ईद के मौके पर सीएम ममता ने लगाया बड़ा आरोप, कहा बंगाल में सांप्रदायिक टकराव की साजिश रची जा रही, हम धर्मनिरपेक्ष हैं, कोई ना फैलाए अराजकता। कांग्रेस ने मोदी सरकार को उनके वादों की दिलाई याद, स्मार्ट सिटी मिशन पर उठाई सवाल, कहा गायब हो रहे वादों की सूची अब पौराणिक हो गई। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर देश में इस समय सियासी तूफान आया हुआ है। एक तरफ विपक्ष और मुस्लिम समाज वक्फ बिल का जबरदस्त विरोध कर रहा है, तो वहीं मोदी सरकार बिल लाने पर अड़ी हुई है। इसे लेकर एनडीए में भी बवाल मचा हुआ है। तो इस बिल को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है, देखिए ये रिपोर्ट। वक्फ संशोधन बिल को लेकर देश में विरोध बढ़ता जा रहा है। ईद के दिन देश की तमाम मस्जिद और ईदगाह में नमाज अता करते समय लोगों ने काली पट्टी बांधी। इंडिया गठबंधन ने साफ कर दिया है कि संसद में बिल का विरोध किया जाएगा, लेकिन मोदी सरकार इस बिल को संसद में लाने की तैयारी कर चुकी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहले ही साफ कर चुके थे कि बजट सत्र में वक्फ संशोधन बिल पेश किया जाएगा, और अब ये कहा जा रहा है कि 2 अप्रैल को सरकार इसे लोकसभा में पेश कर सकती है। संसद का बजट सत्र 4 अप्रैल तक चलेगा। ऐसे में संसद से पास कराने के लिए सरकार को 3 दिन मिलेंगे। इसे लेकर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि बिल पर संसद के बाहर खूब विचार विमर्श हुए हैं, हमें सदन में बहस और चर्चा में भी जरूर भाग लेना चाहिए। इस बीच ये खबर भी सामने आ रही है कि वक्फ बिल को लेकर एनडीए के अंदर ही टकराव के हालात हैं। नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जेडीयू ने 3 संशोधन का प्रस्ताव दिया है, तो टीडीपी और एलजेपीआर की तरफ से भी इस बिल को लेकर चिंताएं जताई जा रही हैं। इंडिया गठबंधन की तरफ से तो नीतीश नायडू सहित एनडीए में शामिल उन सभी नेताओं से जो खुद को सेकुलर बोलते हैं, उनसे वक्फ बिल का विरोध करने को कहा जा रहा है। इस बीच ये खबर भी सामने आ रही है कि वक्फ बिल के बढ़ते विरोध के बीच सरकार की तरफ से इसे 2 अप्रैल को पेश तो किया जाएगा, इस पर चर्चा भी शुरू करा दी जाएगी, लेकिन बिल को संसद से पास नहीं कराया जाएगा, क्योंकि बीजेपी के सहयोगी खासतौर पर जेडीयू और एलजेपीआर इस साल के आखिर में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव तक इस बिल को टालने का दबाव बीजेपी हाईकमान पर बना रहे हैं। वक्फ बिल पर विरोध के बीच मोदी सरकार मनमानी करती दिख रही है, तो शिक्षा को लेकर भी सरकार की मनमानी दिखाई दे रही है। इसे लेकर कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी ने तीखा हमला किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों के शिक्षा मंत्री होते हैं, उसकी 2019 से कोई बैठक ही नहीं हुई है। और क्या कहा है सोनिया ने, देखिए रिपोर्ट। मोदी सरकार की नीतियों पर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है, चाहे वो विदेश से जुड़ा मामला हो या देश में अलग अलग व्यवस्थाओं से जुड़े फैसले। इसी कड़ी में अब कांग्रेस संसदीय दल की चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने देश की शिक्षा व्यवस्था को लेकर मोदी सरकार की नीतियों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मोदी सरकार ने बीते सालों में शिक्षा के क्षेत्र में कई अहम बदलाव किए हैं, लेकिन कई बदलावों का विरोध भी हुआ। इसे लेकर सोनिया गांधी ने कहा कि बीते 1 दशक में सरकार ने केवल अपने एजेंडे को लागू करने की कोशिश की। शिक्षा संस्थानों का निजीकरण, सांप्रदायिकरण किया गया। उन्होंने कहा कि निजीकरण को बढ़ावा देने के कारण 2014 के बाद से 89,441 सरकारी स्कूल बंद हुए और करीब 43,000 यानी 42,944 निजी स्कूल खुले। महात्मा गांधी की जान लेने और मुगल काल को इतिहास के पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। नाक और एनटीए जैसी संस्थाएं भ्रष्टाचार के चपेट में हैं। शिक्षण संस्थानों में नियुक्ति प्रक्रिया में योग्यता से समझौता कर विचारधारा को प्राथमिकता दी जा रही है। सोनिया गांधी ने इस बात पर जोर दिया कि साल 2019 से शिक्षा पर केंद्रीय सलाहकार बोर्ड की बैठक नहीं बुलाई गई। उन्होंने कहा कि सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति से जुड़े बड़े बदलावों को लेकर राज्यों से एक बार भी बात करना जरूरी नहीं समझा, जबकि शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची का हिस्सा है, यानी शिक्षा राज्य और केंद्र दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है। पीएम श्री योजना के लिए राज्य सरकारों पर दबाव बनाया जाना और फंड रोकना शर्मनाक बात है। दरअसल अंग्रेजी अखबार द हिंदू में सोनिया गांधी का एक नवीनतम लेख छपा है, जिसमें उन्होंने भारत की मौजूदा शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर चिंता जाहिर की है।
उन्होंने अपने इस लेख में कहा कि मोदी सरकार में शिक्षा के क्षेत्र में केंद्रीकरण, व्यवसायीकरण और सांप्रदायिकता के लिए इस एक तरफा कोशिश का नतीजा सीधे हमारे छात्रों पर पड़ा है। भारत की शिक्षा व्यवस्था को इस तरह खत्म करना बंद होना चाहिए। शिक्षा विभाग पर आरएसएस की मानसिकता वालों का कब्जा हो गया है। हर चीज पर बीजेपी और संघ नियंत्रण दिख रहा है। इसके गलत परिणाम सामने आते दिख रहे हैं, तो बीजेपी को यह भी समझ में आ गया है कि हर चीज का विरोध करके वो गलत दिशा में बढ़ रही है और इसलिए अब औरंगजेब विवाद पर महाराष्ट्र सरकार यू टर्न लेती दिखाई दे रही है। देवेंद्र फडणवीस ने इसे लेकर बड़ा बयान दिया है। महाराष्ट्र के नागपुर शहर में औरंगजेब की जिस कब्र को लेकर बवाल मचा था, उसको लेकर राज्य के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने एक बड़ा बयान दिया है। फडणवीस ने औरंगजेब विवाद के बीच साफ किया है कि मुगल शासक की कब्र से कोई छेड़छाड़ नहीं होने दी जाएगी। फडणवीस ने कहा कि कानून के दायरे से बाहर के ढांचों को हटा दिया जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि लोग मुगल बादशाह औरंगजेब को पसंद करें या ना करें, लेकिन उसका मकबरा एक संरक्षित स्मारक है, लेकिन किसी को उसका महिमा मंडन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कानून के दायरे से बाहर के ढांचों को हटा दिया जाना चाहिए। फडणवीस के इस बयान के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब फडणवीस और उनकी सरकार ये मानती है तो उसको लेकर दंगे जैसी स्थिति क्यों पैदा हुई? आखिर ये किसने भड़काया? कहा तो ये भी जा रहा है कि फडणवीस महायुति में शामिल दलों के नेताओं के दबाव में आ गए हैं। उसके बाद उनका ये बयान सामने आया है। हाल ही में इस मामले में डिप्टी सीएम अजित पवार ने कहा था कि अब ये 2025 है, इतने पुराने मुद्दे क्यों उठाए जा रहे हैं? क्या अब औरंगजेब के मकबरे का मुद्दा उठाने की जरूरत है? वहीं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि हिंदुओं को हर मस्जिद में शिवलिंग खोजने की कोशिश बंद करनी चाहिए। इन बयानों को फडणवीस के इस फैसले से जोड़कर देखा जा रहा है। एक महीने से ज्यादा समय से औरंगजेब की कब्र को लेकर बवाल मचा था और अब फडणवीस को ध्यान आ रहा है कि ये संरक्षित स्मारक है। फडणवीस अब विवाद को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देश भर में तमाम मस्जिदों को लेकर शुरू हुए विवाद कब शांत होंगे, इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट पर अब सभी की नजरें टिकी हुई हैं। 1 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट वर्शिप एक्ट को लेकर सुनवाई करेगा। क्या है मामला, देखिए रिपोर्ट। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार सवाल मोदी सरकार पर उठे हैं। सुप्रीम कोर्ट में इस एक्ट से जुड़ी एक और याचिका दाखिल की गई है, जिस पर 1 अप्रैल को कोर्ट में सुनवाई होगी। याचिका में उपासना स्थल विशेष उपबंध अधिनियम 1991 के एक प्रावधान की वैधता को चुनौती दी गई है। कोर्ट से अपील की गई है कि अदालतों को किसी भी पूजा स्थल के मूल धार्मिक स्वरूप का पता लगाने की इजाजत दी जाए। दरअसल इस एक्ट की धारा 4(2) किसी भी पूजा स्थल के धार्मिक स्वरूप को बदलने की कार्यवाही और इस पर नए सिरे से मामला दायर करने पर रोक लगाती है। इसे लेकर याचिका में कहा गया कि केंद्र सरकार ने अपनी विधायी शक्ति से परे जाकर न्यायिक उपचार पर रोक लगा दी है। याचिका में यह भी तर्क दिया गया है कि संविधान के मुताबिक किसी सक्षम कोर्ट में मुकदमा दायर करने और न्यायिक उपचार पाने के अधिकार को रोका नहीं जा सकता। यानी इस याचिका में एक तरह से केंद्र सरकार पर ही सवाल खड़े हो गए हैं। सीजेआई संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की पीठ इस याचिका पर सुनवाई करेगी। ऐसे में सबकी नजरें कोर्ट पर है कि केंद्र सरकार पर उठे इन सवालों पर कोर्ट क्या रुख अपनाता है। आपको बता दें कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत किसी भी धार्मिक स्थल के स्वरूप को 15 अगस्त 1947 की स्थिति के मुताबिक बनाए रखने का प्रावधान है। यह अधिनियम किसी भी पूजा स्थल के धार्मिक स्वरूप में परिवर्तन पर रोक लगाता है। हालांकि अयोध्या में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद को इसके दायरे से बाहर रखा गया था। वर्शिप एक्ट के पक्ष में अगर कोर्ट का फैसला आता है तो देश में मस्जिदों को लेकर चल रहे विवाद समाप्त हो जाएंगे, नहीं तो हर जिले में विवाद खड़ा हो सकता है। तो सवाल इस समय पीएम मोदी को लेकर भी खड़े हो रहे हैं, क्योंकि पीएम मोदी 17 सितंबर को 75 साल के हो रहे हैं और अब पीएम मोदी की सियासत से रिटायरमेंट को लेकर शिवसेना यूवीटी सांसद संजय राउत ने बड़ा दावा किया है। क्या कहा है राउत ने, देखेंगे रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाल ही में आरएसएस मुख्यालय के दौरे को लेकर शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने सनसनीखेज दावा किया है। राउत ने दावा किया कि आरएसएस ने पीएम मोदी के रिटायरमेंट की योजना बना ली है और उन्हें इसलिए नागपुर बुलाया गया था। राउत ने कहा कि पीएम मोदी इसी साल सितंबर में रिटायर हो सकते हैं, क्योंकि पिछले 10-11 सालों में वो पहली बार आरएसएस मुख्यालय गए हैं। राउत ने आगे कहा कि आरएसएस देश और बीजेपी के नेतृत्व में बदलाव चाहता है और मोदी वहां संघ प्रमुख मोहन भागवत को टाटा बाय बाय कहने गए थे। बता दें कि हाल ही में राउत ने पीएम मोदी के इस दौरे को लेकर यह भी कहा था कि आरएसएस मोदी का रिप्लेसमेंट ढूंढ रहा है और मोदी के बाद उनका उत्तराधिकारी महाराष्ट्र से होगा। बताते चले कि यह दूसरी बार है जब किसी प्रधानमंत्री ने आरएसएस मुख्यालय का दौरा किया है। इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी सन 2000 में वहां गए थे और अब पीएम मोदी के इस दौरे और विपक्ष के दावों ने तमाम राजनीतिक अटकलों को हवा दे दी है। पीएम मोदी रिटायर होंगे या अभी सियासत में बने रहेंगे, इस पर जल्दी फैसला हो जाएगा, लेकिन देश की निजी संस्थानों में ओबीसी, एससी, एसटी वर्ग के लोगों के आरक्षण पर फैसला कब होगा,
इस पर सवाल जरूर उठ रहे हैं। लंबे समय से इसे लेकर डिमांड हो रही है और अब कांग्रेस ने एक बार फिर ये मामला उठाया है। देखिए रिपोर्ट। राहुल गांधी ने कुछ दिन पहले दावा किया था कि सभी यूनिवर्सिटीज में ऊंचे पदों पर आरएसएस के लोग बैठे हैं। उसी मुद्दे को आगे बढ़ाते हुए कांग्रेस ने प्राइवेट स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में आरक्षण के लिए कानून की मांग की। कांग्रेस की मांग है कि सरकार देश के निजी गैर अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों में अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के आरक्षण के लिए कानून लाए। पार्टी के महासचिव जयराम रमेश ने एक बयान जारी कर सरकार को घेर लिया है। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 15(5) सरकार को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उत्थान के लिए कानून के जरिए विशेष प्रावधान करने की अनुमति देता है। इन प्रावधान में अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को छोड़कर सार्वजनिक और निजी दोनों शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण भी शामिल है। आरक्षण की मांग करते हुए जयराम रमेश ने अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारत संघ केस का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि IMA बनाम भारत संघ के 12 मई 2011 के मामले में 2-0 के अंतर से निर्णय दिया गया, जिसमें निजी गैर सहायता प्राप्त गैर अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं के लिए अनुच्छेद 15(5) को संवैधानिक रूप से वैध ठहराया गया। अब कांग्रेस इस मुद्दे पर सरकार को घेरने का काम कर रही है। और बुलेटिन के आखिर में बात वाहन चालकों के चालान की। सड़क पर ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वालों का चालान किया जाता है, लेकिन आमतौर पर जिन लोगों का चालान होता है वो इसे भरते नहीं हैं। ऐसे में अब सरकार की तरफ से इसे लेकर सख्त नियम लागू करने की तैयारी की गई है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। केंद्र सरकार ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के लिए सख्त नियम लाने की तैयारी कर रही है। अगर कोई 3 महीने तक अपने ट्रैफिक चालान का पैसा नहीं भरता तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द हो सकता है। साथ ही अगर किसी ने 1 साल में 3 बार नियम तोड़े, जैसे लाल बत्ती पार करना या तेज गाड़ी चलाना, तो उसका लाइसेंस कम से कम 3 महीने के लिए ले लिया जाएगा। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि लोग चालान का पैसा नहीं भर रहे हैं। सरकार को चालान का सिर्फ 40% पैसा ही मिल पाया है। इसके अलावा सरकार ये भी प्लान कर रही है कि जिनके पुराने चालान बाकी हैं, उन्हें अब बीमा के लिए ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। बता दें कि ये नियम सुप्रीम कोर्ट के कहने पर बनाए जा रहे हैं। कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा कि वो कैमरे, स्पीड गन और नंबर प्लेट पहचानने वाली मशीनों का इस्तेमाल करके ट्रैफिक नियमों पर नजर रखें। आंकड़ों की माने तो दिल्ली में सबसे कम लोग चालान भरते हैं, वहां सिर्फ 14% पैसा वसूला गया। कर्नाटक 21%, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश 27% और उड़ीसा 29% के साथ पीछे है। लेकिन राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और हरियाणा में 62 से 76% पैसा वसूला गया है। ये नियम ट्रैफिक को बेहतर करने और नियम तोड़ने वालों को रोकने के लिए लाए जा रहे हैं। अब इन नियमों से क्या बदलाव आता है, ये देखना होगा। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए DV लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।